Good morning, ma'am. पर हुआ क्या है कि उन अब पिक्चर भी नहीं आती इसकी कोई। बहुत शानदार ही था। है ही घोस्ट राइडर इसकी है। ये काम मैंने रिटायरमेंट के बाद सीखा। नहीं, मैं इनकी बात मान रहा हूँ। ओके 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 की फ्रेंड्स ने ये काम अपने अरे
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible and clear? Yes, ma'am. और स्क्रीन Yes, शो हो ma'am. रही है आप लोगों को सबको? Yes, ma'am. चलो बहुत ही बढ़िया. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, एक पीडीएफ आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, ग्रुप पे भी सेंड हो चुकी है. कोई प्रॉब्लम है अब तक में तो पूछिए. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बोर्ड मीटिंग, है ना? तो हमने स्टार्ट किया सेक्शन 173. बताएं भाई, सेक्शन 173 बोलो भाई. No doubt. आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. तुम लोगों की बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे. Yes, ma'am. ठीक है. 173 is board meeting. Section 174 is of quorum. 175 passing of resolution by circulation. Circulation की condition क्या थी? कि at least it should be approved by majority and अगर 1/3 of total. ये बोल दें कि हमें तो डिस्कशन करना है इस पर्टिकुलर मैटर का इन ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग, तो फिर बोर्ड मीटिंग में ही कन्वीन्ड होगी. करेक्ट? कुछ मैटर्स सर्कुलेशन से पास नहीं होते, वो 4 मैटर्स थे कुछ. डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 176. अच्छा, ये यहीं कंप्लीट कर लेते हैं. देखो ये इसी का, ये बहुत है, इनफ है इतना ही. डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन. मतलब क्या होता है इसका, सुनेगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 176 ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है ना, एंड दैट अपॉइंटमेंट वाज डिफेक्टिव. डिफेक्टिव मतलब, डिफेक्टिव का मतलब हो गया कि मान लीजिए डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड था, या डायरेक्टर इस तरीके से कि आपने डायरेक्टर को सर्कुलेशन के थ्रू अपॉइंट कर लिया और 1/3 लोग मना कर रहे थे कि बोर्ड मीटिंग करवाइए, स्टिल आपने अपॉइंट कर लिया, तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव. तो बोला है कि मान लीजिए वो डायरेक्टर काम करता रहा, बाद में पता लगा कि इसका अपॉइंटमेंट क्या है? डिफेक्टिव है. तो उस ड्यूरेशन जितने भी काम करे, क्या वो इनवैलिडेट माने जाएंगे? तो आंसर इज नो, कि दैट विल नॉट इनवैलिडेट एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, एनी ऑफ द एक्शंस टेकन बाय हिम. अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है डिफेक्टिव, तो जब तक डिफेक्ट नोटिस में आए तब तक जितने भी काम उसने करे हैं दे ऑल विल बी वैलिड. इज इट क्लियर? छोटा सा पॉइंट था और कुछ पॉइंट नहीं है 176 बीच का. क्लियर हो गया है? चलें आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 177 हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज ऑडिट कमिटी. चलिए स्टार्ट करते हैं 177 और आगे.
अच्छा, इधर 177 ही नहीं है, ओहो, इसमें सेक्शन 177 मिस है। चलिए आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन शेयर करी है, फोटो शेयर करी है, वो आप खोल लीजिएगा। डिस्कशन हम यहाँ कर लेंगे, ऐड करना पड़ेगा उस पेज को यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 177 हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी किन लोगों को अपॉइंट करना कंपलसरी है? हर लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमिटी रहेगी, एंड अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या लोन्स बोरिंग्स वगैरह 50 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो उसको डेफिनेटली एक ऑडिट कमिटी रखना कंपलसरी है, राइट। ऑडिट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बताया था कल कि ऑडिट कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है, जिसमें से भी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है। अच्छा, क्या ऑडिट कमिटी के भी नोट्स नहीं भेजे हैं क्या? नो मैम। नो मैम, नहीं भेजे। भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ, वेट। चलिए, तो ऑडिट कमिटी के नोट्स आ चुके हैं आप लोगों के पास, उसको देखिएगा। लिस्टेड कंपनी कंपलसरी और अदर पब्लिक कंपनीज में वो लिमिट थी। कॉम्पोजिशन हमने देखा था, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है, जिसमें से मेजॉरिटी आपके आईडी होंगे, एंड मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसके अलावा बोला गया है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव अ कैपेबिलिटी टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके पास दे शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, ये फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी हमने ऑडिट कमिटी की, बहुत सारे काम करती है, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसका टर्म फिक्स करती है, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करती है, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अप्रूवल मॉडिफिकेशन ऑफ आरपीडीज, scrutiny of intercorporate loans and investments, valuation of assets and undertaking of the company, evaluation of internal financial controls, and monitoring the and use of funds. Rights of audit committee ये थे। अब हम आते हैं, नया करने वाले हैं, that is vigil mechanism। सेक्शन 177 में ही एक नया टॉपिक ऐड किया था, विजिल मैकेनिज्म को। पहले इसका सेक्शन दूसरा होता था, अब 177 में डाल दिए। What is vigil mechanism? देखिएगा, ये बनाना किसको है? हर लिस्टेड कंपनी को तो बनानी है। देखो, लिस्टेड के ऊपर तो सारे प्रोविजंस लगते हैं, तो लिस्टेड कंपनी के अलावा such other class or classes of company having public deposits, उन कंपनीज को, उन पब्लिक कंपनीज को जिनके पास पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, या फिर having borrowed money from bank more than 50 करोड़, या फिर जिन्होंने लोन्स वगैरह ले रखे हैं बैंक से 50 करोड़ से ज्यादा, इनको भी विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है विजिल मैकेनिज्म का? फॉर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स
It shall provide for adequate safeguards against the victimization of person who use such mechanism and make provision for direct access to chairperson of the audit committee in certain cases. Formation of this mechanism must be put up on company's website and in board of directors report. Who shall manage? Audit committee, if not director nominated by board. ये होता क्या है सुनिएगा, हमारी कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं ना, किसी एम्प्लॉय के नोटिस में आया कि कंपनी में फ्रॉड चल रहे हैं। अब कंपनी किसी एम्प्लॉय के नोटिस में आया कि कंपनी बहुत ही बड़े बड़े फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हो रही है, किसी एम्प्लॉय को तो क्या जानकारियां होती है, तो एम्प्लॉय की आइडेंटिटी को छुपा करके, मतलब एम्प्लॉय चाहे तो इस विजिल मैकेनिज्म में उसके पास एक्सेस होता है कि वो डायरेक्टली चेयरपर्सन के पास चला जाए। चेयरपर्सन ऑफ व्हाट? चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी के चेयरपर्सन के पास जाकर के रिपोर्ट कर दे कि हमारी कंपनी में ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो विजिल मैकेनिज्म एक्सेस देता है कि किस को एक्सेस है, ये डायरेक्टर और एम्प्लॉय को, कि डायरेक्टर और एम्प्लॉय अगर आपको कुछ भी कंपनी में कुछ भी चीज पता लगती है जो कि बहुत ही डेंजरस है इन फ्यूचर, या फिर बहुत बड़े बड़े स्कैम हो सकते हैं जिसकी वजह से पब्लिक का पैसा ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपको पता लगता है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप आइए विजिल मैकेनिज्म में आकर के यू हैव अ डायरेक्ट एक्सेस, यू विल बी गिवन अ डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी। तो एक तरीके से रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है और आइडेंटिटी छुपाई जाएगी। आपकी आइडेंटिटी मतलब आप तो बता दो, बस कंप्लेन करने की एक अथॉरिटी है, मतलब अगर किसी को भी कंप्लेन करनी है डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को, आउटसाइडर को नहीं बोला गया है। जेन्युइन कंसर्न्स, ऑब्वियसली वो रिपोर्ट जेन्युइन होनी चाहिए। तो आप आइए और आपको उस विक्टिमाइजेशन से बचाया जाएगा एंड यू हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी इन सर्टेन केसेस। इसके अलावा विजिल मैकेनिज्म है, इस बात की खबर आपको कंपनी के वेबसाइट पे भी देनी पड़ेगी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। एक्चुअली कंपनी की इमेज को ही बढ़ाएगी विजिल मैकेनिज्म, जो भी रखेगा एक तरीके से कंपनी की इमेज बढ़ेगी उससे। इसको है ना विजिल मैकेनिज्म को एक और बात से जोड़ना आप, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म भी बोलते थे इसको। इसका मतलब विसल मतलब सीटी, कि जो भी गलत हो रहा है ना उसके रिगार्डिंग कुछ सीटी बजाना या फिर सीटी बजा के कंप्लेन करना, उसको बोलते थे विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। तो वही है ये विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो यू विल बी गिवन अ डायरेक्ट एक्सेस। आपके पास इतना अधिकार है विजिल मैकेनिज्म में कि आप जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो और आपकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी उस केस में। ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी के पास जाइए, ऑडिट कमिटी नहीं है तो जो भी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बोर्ड है, इस मैकेनिज्म को जो संभाल रहा है डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बोर्ड, उसके पास जाइए। मतलब इसका कंट्रोल किसको दे रखा है? विजिल मैकेनिज्म का कंट्रोल ऑडिट कमिटी के पास है, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी ही नहीं है तो पर्सन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड ने और भी रखा होगा। तो रखना किसको है? ये हर लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, और अदर क्लास ऑफ कंपनी जिसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं कितने भी रुपए के, पब्लिक डिपॉजिट्स है या फिर बोरोड मनी फ्रॉम बैंक मोर देन 50 करोड़, तो उनको रखना कंपलसरी है विसल मैकेनिज्म। पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिवलस कंप्लेंट्स, ऑडिट कमिटी और डायरेक्टर विल टेक suitable एक्शन अगेंस्ट concerned डायरेक्टर और एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रेप्रिमांड। मतलब है, और अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट किसी ने रिपीटेड कंप्लेंट करी है, रिपीटेड कंप्लेंट्स आई है उस रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि ये जो ऑडिट कमिटी के लोग हैं और ये जो डायरेक्टर कंसर्न्ड है, दे विल टेक suitable एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न्ड डायरेक्टर और एम्प्लॉय इंक्लूडिंग रेप्रिमांड। रेप्रिमांड मतलब होता है फटकार लगाना, तो वो लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फटकार भी लगा सकते हैं अगर रिपीटेड फ्रिवलस कंप्लेंट्स आती हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना। तो दिस वाज बेसिकली विजिल मैकेनिज्म।
मैम हाँ जी, मैम वो बोरिंग मैम 50 करोड़ इक्वल है या मैम सिर्फ ग्रेटर देन है? ज्यादा ज्यादा, केवल ज्यादा है। ओके मैम। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, इक्वल भी है शायद यहाँ पे। नहीं नहीं, ज्यादा है बेटा, ओनली मोर देन ओके मैम। मोर देन 50 का। चलिए आगे है ऑब्जेक्टिव, देखिएगा ऑब्जेक्टिव हो ही चुका है और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स भी हो चुकी है। अब आते हैं हम नए सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 178, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। एक और कमिटी बनाई गई है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, मैं उसका भी आपको भेजती हूँ। ये 3 और पेजेस करने हैं हमें। चलिए, गोइंग फर्दर, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, नाम से ही समझ आ रहा है। नॉमिनेशन मतलब ये नॉमिनेशंस देखेगी, किस डायरेक्टर को नॉमिनेट कर रहे हो, मतलब ये सिलेक्शन, अगर आपकी कंपनी में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी है तो वो सजेस्ट करेगी कि आपको डायरेक्टर रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस डायरेक्टर को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब बातें। और रेम्युनरेशन भी वही डिसाइड करेगी, तो इसको बोलते हैं एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, अंडर सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या बोला गया है, मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट, देखो लिस्टेड कंपनी तो है ही, ऑब्वियसली लिस्टेड के ऊपर तो ये सारे प्रोविजंस लगते हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सेम लिमिट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली लिमिट है, पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू और मोर देन 10 करोड़, या फिर आपका टर्नओवर इक्वल्स टू और मोर देन 100 करोड़, या फिर आपकी आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरिंग्स का टोटल मोर देन 50 करोड़। इन तीनों में से कुछ भी हो गया तो यू हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, रखनी ही पड़ेगी। ये लिमिट 3 जगह लग रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लग रही है, ऑडिट कमिटी में लग रही है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में लग रही है। ठीक है, लिमिट्स का अगर कोई एक छोटी सी कॉपी बना रहा है कोई भी, और नहीं बना रहा है तो अब बना लो, ज्यादा देर हुई नहीं है, एक छोटी कॉपी बनाइए, उसमें आप लिमिट से लिमिट्स मेंटेन मैनेज करो पूरे कंपनीज एक्ट की। ठीक है ना, तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी 3, ये जो लिमिट है ना, पेड अप वाली, टर्नओवर वाली और आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स वाली, ये 3 जगह लग रही है सेम, तो रिपीट कर लर्न करने की जरूरत नहीं है लिमिट को, बार आप ये देख लो कि कहां कहां ये रिपीटेड बेसिस पे आ रही है, आगे नहीं आएगी। ये 3 ही जगह है जहां पर ये आती है, इसके अलावा आगे कहीं पर भी नहीं है जो ये लिमिट रिपीट हो, तो 3 जगह की तो लिमिट एज इट इज याद हो जाती है आपको। कॉम्पोजिशन क्या बोला है, एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स याद है क्या होते हैं, कोई भी बताए जरा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कुछ नए बच्चे हैं उनको हेल्प मिलेगी, पुराने हेल्प कीजिए भाई। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बताइए कौन होते हैं? होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा जो होते हैं। वेरी गुड, ये कौन था हमारा, किसने बोला था ये? मैम तुषार। तुषार, एकदम करेक्ट है भाई। 2 डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमडी आता है और होल टाइम डायरेक्टर आता है। सिंपल सी बात है, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट हो, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो और मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ये सारे दिन कंपनी में बैठते हैं, कंपनी से ही लेना देना है इनका। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी जी इज एमडी, मुकेश अंबानी जी इज एमडी, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आएंगे। रिलायंस में वुमेन डायरेक्टर है नीता अंबानी, तो नीता अंबानी इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं, जिनका कंपनी से लेना देना नहीं होता, प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करने वाले लोग होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें नॉमिनी डायरेक्टर भी आता है, ठीक है ना।
तो ये होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। तो बोला है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी का जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो तो इसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये तो बोल ही दिया है। अब 3 डायरेक्टर्स में से बोला है 3 एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, NED नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी, इसमें भी मेजॉरिटी कौन चलेगा, इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव वही बहुत था, लेकिन 3 नॉन एग्जीक्यूटिव में भी इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी होगा। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है। चेयरपर्सन जो अपॉइंट करोगे वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। सॉरी, ये प्रोविजन वापस से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला है एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जिसमें क्या होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, राइट। अब इस कमिटी का चेयरपर्सन के बारे में बात करते हैं। चेयरमैन कौन होगा इस कमिटी का? तो इस कमिटी का चेयरमैन नहीं बोला, क्या बोला है, हमारी कंपनी का जो चेयरपर्सन है ना, हमारी कंपनी का चेयरपर्सन जो कि एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है या नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। कंपनी के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, कमिटी के चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी बोल रहे हैं कि कंपनी का जो चेयरपर्सन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, ये कमिटी का, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी का मेंबर हो सकता है, चेयरमैन नहीं हो सकता। कमिटी का चेयरमैन नहीं हो सकता, ही कैन बी अ मेंबर। बात समझना थोड़ा ढंग से। कंपनी का चेयरपर्सन बोल रहे हैं कि कंपनी का जो चेयरपर्सन है, अब वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, क्या वो कंपनी का चेयरपर्सन कमिटी का चेयरमैन भी होगा क्या, चेयरपर्सन भी होगा क्या? आंसर इज नो। कंपनी का जो चेयरपर्सन है वो मेंबर हो सकता है कमिटी का, बट ही कैन नॉट चेयर सच कमिटी। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी का चेयरपर्सन वो नहीं होगा। मेंबर बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेयरपर्सन नहीं बन सकते हो हमारी कमिटी के, ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। फंक्शंस क्या है? अब ये फंक्शंस क्या है, इसका नाम जैसा है वैसे इसके फंक्शंस है। टू फॉर्मुलेट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशंस, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, KMP एक्सेट्रा। क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करती है ये कमिटी। ये कमिटी बैठ के डिसाइड करती है कि हु विल बी क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, टू बिकम अ KMP इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी में कौन डायरेक्टर बनाया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन, ये लोग सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स। रेम्युनरेशन उनका कितना होगा ये लोग देखते हैं। Identify person who are qualified to become director and who may be appointed in the senior management. ये लोग डिसाइड करेंगी कि कौन डायरेक्टर बनने लायक है और सीनियर मैनेजमेंट में किसको बिठाएं। इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, इसके अलावा और भी तो काम देंगे। एक काम दिया कि हर डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया ड्यूरिंग द ईयर, वो परफॉर्मेंस ये लोग देखेंगे, डायरेक्टर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे। द कमिटी शैल व्हाइल फॉर्मिंग द पॉलिसी इंश्योर दैट the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate directors, है ना। ये जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी है, इसके लिए बोला गया है कि ये कमिटी इस तरीके का रेम्युनरेशन फिक्स करे कि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो कम ही दूंगा, मुकेश अंबानी जी को मैं तो कम ही दूंगा, ऐसा नहीं होगा। दे शुड फॉर्म द पॉलिसी ऑफ सेटिंग रेम्युनरेशन इन सच अ वे, रेम्युनरेशन इस तरीके से फिक्स करें कि हमारे डायरेक्टर्स को रिटेन कर पाए, सफिशिएंटली अट्रैक्ट कर पाए और मोटिवेट कर पाए। हैंडसम पे करिए यार, आपके डायरेक्टर्स को रखने के लिए, रिटेन करने के लिए, आपके डायरेक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके डायरेक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए आप जो रेम्युनरेशन फिक्स करें वो रीजनेबल होना चाहिए, ये बोला है। रिलेशनशिप ऑफ रेम्युनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर, ये सेकेंड बात क्या बोली है,
कि आपका रेम्युनरेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रेम्युनरेशन ज्यादा भी दे सकते हो, और कोई कम कर रहा है तो उसका कम भी कर सकते हो। तो रेम्युनरेशन शुड बी डायरेक्टली बेस्ड with performance. Remuneration involves a balance between fixed and incentive pay, reflecting short and long-term performance objectives. Remuneration में आप लोग fixed pay भी रख सकते हो, मतलब it should be a combination of fixed and variable pay. एक fixed pay तो रखो ही, साथ में variable भी रखो कि अगर आपने ये काम करा तो फिर we will give you this percentage of this profit, इस तरीके का variable remuneration भी रखिए। Such policy should be disclosed in board report along with web address. बोला है, और ये जो आपने पॉलिसी ड्राफ्ट करी है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्युनरेशन, इसको आप वेबसाइट पे भी दिखाएंगे along with web address. बात समझ आ गई होगी? वापस से बता देती हूँ, ये जो हमारी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है, इसको क्या करना है? इट विल फ्रेम पॉलिसी, पॉलिसी बनाएगी किस रिगार्डिंग? क्वालिफिकेशंस डिस्क्राइब करेगी ये, क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर रेम्युनरेशन। फिर रेम्युनरेशन की जब भी बात आती है तो रेम्युनरेशन पे ऑब्वियसली पैसे पे थोड़ी ज्यादा ही चर्चा होती है, तो रेम्युनरेशन के लिए बोला गया कि रेम्युनरेशन रीजनेबल एंड सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट टू अट्रैक्ट कर पाओ आप, रिटेन कर पाओ हमारे डायरेक्टर्स को, क्योंकि नहीं तो वो छोड़ के जाएंगे, और मोटिवेट कर पाओ, इस तरीके का रेम्युनरेशन होना चाहिए। एंड रेम्युनरेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेसिस रखते हो तो बहुत ही बढ़िया है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रेम्युनरेशन, इसलिए वो मोटिवेट होता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा रेम्युनरेशन में फिक्स्ड पे प्लस वेरिएबल पे होना चाहिए, फिक्स्ड पे भी हो और वेरिएबल पे भी हो, इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड जो आपने ये पॉलिसी बनाई है दैट शुड बी अपलोडेड, that should be mentioned in board's report, और इसके अलावा वेबसाइट पे भी आपके अपलोड होगी। Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. है ना एकदम? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, so we have done with section 177. सेक्शन 178 में नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी करी, अभी एक और है सेक्शन 178 में ही, और आपको करना है दैट इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, SRC, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। आप मुझे बता सकते हो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? Interested persons. रिपीट अगेन। मैम जिसका इंटरेस्ट हो कंपनी में। एग्जाम्पल? एम्प्लॉइज। अच्छा, और? मैम गवर्नमेंट हो गया। अच्छा, ये तो बच्चों तुम लोग को बहुत ही गलत पता है। शेयर होल्डर कौन होता है? Owner They of have the company. है ना, शेयर होल्डर इज द Owner पर्सन of- हु इज हैविंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यही बोलोगे? स्टेक होल्डर होता है, इसका स्टेक का मतलब होता है जिनका क्लेम है कंपनी में, दे आर शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स बड़ा वर्ड है, दे इंक्लूड शेयर होल्डर्स, दे इंक्लूड डिबेंचर होल्डर्स, दे इंक्लूड बॉन्ड होल्डर्स, दे इंक्लूड क्रेडिटर्स, दोज हु आर हैविंग स्टेक इन द कंपनी। बस ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स भी ले लो, पब्लिक डिपॉजिट के केस में डिपॉजिट होल्डर बोलते हैं। डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, कोई सी भी सिक्योरिटी होल्डर, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स छोटा वर्ड है और सिक्योरिटीज बड़ा वर्ड होता है, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं।
इन द सेम वे स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आते हैं, डिबेंचर होल्डर भी आते हैं, बॉन्ड होल्डर भी आते हैं, डिपॉजिट होल्डर भी आते हैं, क्रेडिटर भी आते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो बोला है, अब देखो ये कमिटी कब बनानी है, एक तो सेक्शन 8 पे ये लगते नहीं है, तो फॉर्मेशन कब करना है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट SRC। कब? जब भी आपके 1000 से ज्यादा, फिक्स 1000 नहीं, 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर हो जाए, 1000 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो जाए, 1000 से ज्यादा डिपॉजिट होल्डर हो जाए, या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ ईयर। More than 1000 shareholders, more than 1000 debenture holders, more than 1000 deposit holders, तो आप बना लीजिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकी ग्रीवियंसेस सुनता है, वो इनके दुख सुनता है। ये कमिटी जो बनाई गई है इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। क्या क्या करती है? टू कंसिडर एंड रिजॉल्व ग्रीवियंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी होल्डर्स, नॉट ओनली इक्विटी, सबको बचाएगी। चेयरपर्सन कौन होगा? कमिटी इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन हु इज एन NED। इस कमिटी का चेयरपर्सन होगा NED। NED मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द कंपनी इज हेडेड बाय अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ड्यूटी क्या है? द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज्ड बाय हिम शैल अटेंड जनरल मीटिंग। जब भी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होती है किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो जब भी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी तो ये जो नेता बनाया ना आपका SRC का कमिटी का चेयरपर्सन, वो बैठेगा। इसकी ड्यूटी है कि इस मीटिंग में ये बैठे। क्यों भाई? क्योंकि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, हो सकता है इस मीटिंग में कुछ भी गलत हो रहा हो शेयर होल्डर्स के साथ, तो आपको बनाया ना हमने शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। इसका मतलब आप बैठेंगे वहां पे, आपका जो चेयरपर्सन है उस मीटिंग में बैठेगा, इसकी ड्यूटी है। तो दिस इज SRC। कॉम्पोजिशन नहीं बताया गया इसका, SRC का कॉम्पोजिशन नहीं बताया, बाकी दोनों कमिटीज का कॉम्पोजिशन बताया था, तो SRC का कॉम्पोजिशन नहीं बताया। आप तो बस ये लिख देना कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने ये नहीं बोला, बस ये बोला है कि चेयरपर्सन जो होगा इस कमिटी का, दैट शुड बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, काम क्या है इसका? इनके ग्रीवियंसेस सुनना, इनके इंटरेस्ट को देखना, है ना। इनके किसके? सिक्योरिटी होल्डर्स के, जो स्टेक होल्डर बोल रहे हो आप, सिक्योरिटी होल्डर बोल रहे हो, इनके ग्रीवियंसेस को सुनना। इसकी ड्यूटी बनती है कि ही शैल अटेंड द जनरल मीटिंग। इसके अलावा ये बोला गया है कि किनको रखना कंपलसरी है। ये कंपलसरी कब हो जाएगा? बाकी तो आपकी इच्छा है, तो कंपलसरी कब है? जब आपके मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स हो जाए, तो यू हैव टू कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। कोई डाउट पूछिए, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। इसके थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चों, इसके यही क्वेश्चंस आए हुए हैं कि what are the companies who are required to constitute an audit committee, what are the companies who are required to constitute a nomination and remuneration committee, इन सब पे क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इसके। केस स्टडीज बहुत ही मुश्किल है, और आ भी जाए तो बहुत इजी है, सॉल्व करना बड़ा इजी है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटिविटीज नहीं है, बिल्कुल भी इजी है ये। तो एक बार रिवीजन करके फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो रिवीजन सुन लीजिए क्या क्या किया। लिस्ट बनाएंगे, अभी हम सेक्शंस की लिस्ट बनाएंगे, रिवाइज करके ही लेफ्ट हो ना भाई। ये जो हो रहे हैं ना, एक बच्चा कोई लेफ्ट करके गया,
चलिए देखिएगा, सेक्शन 149, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और रेजिडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 150 बोलते जाओ भाई। 150 पार्टिसिपेट कीजिए। सेक्शन 151, सेक्शन 151, मैम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सेक्शन 152 काफी बात करता है, फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, रोटेशनल, नॉन नॉन रोटेशनल। रोटेशनल। 153 बोलो भाई। $153 is application for DIN. 154 is allotment of DIN. 155 is number of directorship। नहीं बेटा, 165 नहीं, 155 मल्टीपल DIN। 156 156, 157, 158 और 159, ये चारों दिन से रिलेटेड है, ये सब दिन से रिलेटेड है कि आपको हर एक ऑफिशियल कॉपी में भी दिन देना है। इसमें से आप स्पेसिफिक देख लेना क्या है। चलिए 160 बताइए, सेक्शन 160, Selection of director. selection of a new director। 161, Alternate additional nominal vacancy. alternate additional nominal casual vacancy। 162, appointment of director by vote। by single transferable vote। very good। appointment of, ऐसे कर लो इसको, multiple appointments through single vote। multiple appointments through single vote, इसके लिए यूआर पास करना पड़ता था पहले। 163, मैम वो प्रिंसिपल है ना प्रोपोर्शनेट के। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर, 2/3 आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए और 2/3 एटलीस्ट 2/3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। 164, ये तो पता ही है। Disqualification. 165, Member of directorship. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 20 और पब्लिक कंपनी की 10। 166, Duties. 167, vacation of office of director। 168, Resignation. resignation। 169, removal of director। removal। 170, Register of director. register of director and KMP। 171, member right to inspect। members right to inspect। बताइए क्या है? बोर्ड बिजनेस आवर्स में ही इंस्पेक्ट कर सकते हो और कितने टाइम में कॉपी मिल जाएगी? 30 डेज। 30 days। रिक्वेस्ट करने से 30 दिन के अंदर कॉपी मिल जाएगी आपको। मना करता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है। 172, पेनल्टी। कॉमन पेनल्टी। 173, बोर्ड मीटिंग, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। 174, Quorum. कोरम। अच्छा, नोटिस भी इसी में ही है, बोर्ड मीटिंग प्लस नोटिस भी। नोटिस शॉर्टर नोटिस वाला याद होगा आपको। शॉर्टर नोटिस अगर देते हैं तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड करना चाहिए उस मीटिंग को, वो सब याद होगा। Yes, ma'am। 175, passing of resolution by curriculum वो circulation। passing of resolution by circulation, correct। 176, एक्ट इनवैलिडेट नहीं होंगे अगर डिफेक्ट थे अपॉइंटमेंट में।
Director's appointment was defective, but it will not invalidate the acts of director. 177, Audit committee. Audit committee. audit committee and vigil mechanism. Hmm. 178, Nomination and remuneration committee. Stakeholder. and NRC. NRC and SRC, nomination and remuneration committee and stakeholders relationship committee. अच्छा, ईमानदारी से बताइए भाई, आता था क्या ये सब? थोड़ा बहुत. मैम थोड़ा बहुत ही याद है थोड़ा बहुत ही है. मैम। बाकी- पहले के ऑनलाइन क्लासेस के पहले वाले सेक्शंस तो बिल्कुल भी याद नहीं है मुझे तो। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आपका मैं मान सकती हूँ. बाकी तुषार बेटा, रिप्लाई नहीं आया तेरा. मैम सेक्शन वाइज मैम याद नहीं हुए मैम अभी. अब याद कर लो. अब इसको Yes, इकट्ठा नहीं करें. मैम आज ही final बैठ में के आप section यहाँ तक wise याद करिए, करना क्योंकि अब पड़ेगा आगे ना। बढ़ता जाएगा ये सब. मैम Yes, ma'am, final आज के याद लिए कर तो सेक्शन वाइज सारा याद करना पड़ेगा ना। जी हाँ, फाइनल में है, सेक्शन वाइज ही लर्न करना है. मैम इंटर में तो मैं भी section सेक्शन याद वाइज नहीं करवा करने रही हूँ, पड़ते तो थे। प्लीज ठीक है मैम। डेफिनेटली हो जाएंगे शिफाली, डेफिनेटली होंगे. डोंट वरी अबाउट इट. आप करो तो सही. थैंक यू। आप लिखो इसको, एक बार में लिखोगे सब याद हो जाएंगे. ओके मैम। ठीक है ना. और एक मतलब सबको ही बोलूंगी, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक कॉपी बनाइए लिमिट्स के लिए. एमसीक्यू अगर होता है दिसंबर में भी, तो यार आप एमसीक्यूज के लिए लिमिट्स की कॉपी बनाओ. एक इतने दिन में ये जाना है, इतने दिन में ये जाना है. आप लिमिट्स 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 लिखो. मैं डेटा लिख ही नहीं रही. डेटा की बात, पूरा पूरा कंटेंट मत लिखो. आप लिमिट्स जहां पर भी आ रही है, जैसे 149 में बहुत लिमिट है, 150 इररेलेवेंट, 151 लिमिट का है, 152 भी लिमिट का है, 153 ये हटा देना, पूरी सीरीज हटा देना 155 तक की, तो 159 तक की. 160 में भी कोई लिमिट नहीं है, 161 में लिमिट है. तो आप लिमिट्स वाले सेक्शंस लिमिट लिख लो बस उनके आगे. ये मेहनत करो, अभी से तैयार करो. तुम्हें पता है लॉ के पेपर में बहुत कम मार्क्स दिए लास्ट एग्जाम में भी, तो वो मैं नहीं चाहती कि वो हो. बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं कई बच्चों को, देखना तुम. तो वो काम ना करें आप, अभी से तैयारी करो लिमिट्स की. और जहां तक है ना, ये ऑनलाइन ही होने वाला है. मोस्ट ऑफ द फेल भी तो मैम लॉ में ही हुए ना. हाँ, मोस्ट ऑफ द मतलब लॉ में इतनी ही. की वजह से तो रिजल्ट मैम कितनों का बिगड़ गया लॉ में. मतलब हाँ, जितने ओवरऑल अगर आप भी- देखोगे रिजल्ट फाइनल का, तो लॉ में रखा है सब बच्चों को. लॉ में, और एक और सब्जेक्ट है आईडीटी या डीटी, दोनों में से एक. डीटी में कम दे रहे हैं तो लॉ में ज्यादा दे रहे हैं, ऐसे इस टाइप से चल रहा है. तो आप ध्यान रखना, ये 2 सब्जेक्ट संभाल लो. ठीक है, वो नहीं देंगे देखो यार थ्योरी, क्योंकि इसमें 20-30% थ्योरेटिकल भी पूछा है, तो वहां मार्क्स काट रहे हैं. तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए. Yes, वेटिंग ma'am. अब आ रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं था. सौजन्य एंड पंकज, आप लेट हो गए क्यों? Pankaj, why you are late? Saujanya, why you are late? अरे आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक है, तो रेगुलर रहिए क्लास में. और आज मैं बोल रही हूँ आपको, देखो संडे भी आने वाला है, तो आपके पास है, वैसे तो ये ज्यादा देर का काम नहीं है. आप ये लिमिट वगैरह भी लिखने बैठोगे ना, 1 घंटे में सब कर लोगे. बस आपके ऊपर है कि अब आप ये कब लेकर बैठोगे. डेफिनेट ना मत कीजिए, इसको तैयारी कीजिए. मुझे लिमिट आप ऐसे कॉपी बना करके, जो भी मैंने बोला है आप मुझे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजो. मैं अप्रूव करूंगी कि इस तरीके से बनाना. ठीक है, कोई भी मेहनत तो करो, एक जना तो करो. सभी करोगे तुम्हारे लिए फायदा है. तो डू इट फास्ट, डेफर मत करो इसको, क्योंकि अब बहुत भारी प्रोविजन चालू हो रहे हैं. 177 ऑनवर्ड्स आप 180 तो संभाल भी नहीं पाओगे. 188, 189, 190 इतने खतरनाक प्रोविजन है.
185, 86, 87, तो बस आने वाले ये मतलब एक एक दो दिन लग जाते हैं एक एक सेक्शन को करवाने में। वो इतने खतरनाक है। 185 लोन टू डायरेक्टर्स, इतने रिलेशनशिप हैं, तो अभी कर लो, यहां तक खत्म करो। यहां तक बहुत अच्छा लग रहा है डायरेक्टर्स, आगे बहुत भारी हो जाएगा, तो डू इट नाउ। 177 ऑन 179 ऑनवर्ड्स सब कुछ भारी चलने वाला है, तो करो इसको खत्म। और अब क्लास मिस मत करना, जो भी लेट है, आई नो रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, बट स्टिल आप लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है? तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।